सामीन कराम, आप सुन रही हैं एक दिलचस्प कहानी जिसका नाम है कलंदर ज़ात। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 5 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। अनुजीत सिंह ने बताया कि रविंदर सिंह इस वक्त एमएलए है। उसका ज्यादातर वक्त या तो दिल्ली में गुजरता है या फिर अमृतसर। यहाँ वो कभी कभार आता है। उसकी बीवी और बच्चे उधर ही रहते हैं। मतलब बीवी तो उधर ही है लेकिन उसके 3 बेटे हैं। एक चंडीगढ़ में अपना बिजनेस करता है, दूसरा उसके साथ अमृतसर में है, तीसरा यहाँ जमींदारी करता है, यहाँ की सियासत देखता है और सरपंची करता है। वो अकाली दल का बड़ा सरगर्म रुकन है। मतलब सियासी तौर पर मजबूत हैं और माशी तौर पर भी। जसपाल ने पूछा। ये तो है, लेकिन इसके साथ ही वो अच्छा खासा जराइम पेशा भी है। शायद तुम्हें भारतीय सियासत के बारे में इतना मालूम नहीं। यहाँ जो जितना बड़ा गुंडा होगा उतना ज्यादा मजबूत होगा, उसका उतना ही ज्यादा सियासत में अमल दखल होगा। जसपाल ने हंकारा भरा। उसकी आंखें चमक उठी थीं, जैसे अनुजीत वो ही कुछ कह रहा हो जो उसकी अपनी सोच थी। फिर चंद लम्हे सोचते रहने के बाद वो बोला, अगर हम, बल्कि मैं अपनी हवेली को दोबारा से रिहाइश के लिए दुरुस्त करना चाहूं तो मेरी मुखालफत करेंगे? बिल्कुल करेंगे। रविंदर सिंह का तीसरा पुत्र मलजीत सिंह, उसे शायद मालूम भी हो चुका होगा कि तुम यहाँ पर आ गए हो, और मुमकिन हद तक वो मुखालफत भी शुरू कर चुका हो। ये तो तुझे उस वक्त मालूम होगा जब तुम ये सारी जमीन और जायदाद अपने नाम करवाओगे। अनुजीत ने काफी हद तक गुस्से में कहा। तो ठीक है, देखते हैं वो क्या करता है। अब सारी जिंदगी उन्हीं की तो नहीं चलनी ना। जसपाल ने जहर खन लहजे में कहा। तो हरप्रीत कौर ने पहली बार लब कुशाई की। जसपाल, ये ठीक है कि लड़ने से पहले दुश्मन की ताकत का अंदाजा कर लिया जाए, लेकिन लड़ाई सिर्फ ताकत से नहीं जीती जा सकती। इसके लिए हौसला भी चाहिए होता है। अगर उनसे मुखालफत नहीं है तो ये जान लो कि तुम में इतना हौसला है। उसने बड़े अजीब से लहजे में कहा था। लाशऊरी तौर पर वो आप से तुम पर उतर आई थी, जिसे जसपाल ने पूरी तरह महसूस किया था। इसलिए उसने हरप्रीत के चेहरे पर देखा। जहां उसके चेहरे पर सख्ती थी वहां गुस्सा भी था। शायद उसमें किसी कदर नफरत का अंसर भी शामिल हो। वो सही से अंदाजा नहीं लगा सका। वो चंद लम्हे उसकी तरफ देखता रहा, फिर धीमी सी मुस्कुराहट के साथ बोला, हरप्रीत, मैं कोई दावा तो नहीं करता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि अगर भारत की जमीन ने मेरा खून पीना है तो पी ले, मगर मैं जो सोच लेकर आया हूं उससे 1 इंच पीछे नहीं हटूंगा। तुम दोनों ये सोच रहे होगे कि मैं क्या मकसद लेकर आया हूं, तो मेरे ख्याल में तुम दोनों बच्चे नहीं हो। समझ गई तुम क्या चाहते हो, लेकिन क्या तुम अकेले ये मुहिम सर कर सकते हो? ताकत का तवाजुन, मैं नहीं जानता कि ताकत क्या होती है। मैं तो खुद पर भरोसा करके आया हूँ। अपनी जायदाद, अपनी जमीन का हसूल मेरे लिए कतन कोई अहमियत नहीं रखता। वैंकूवर में मैं इससे भी ज्यादा जायदाद रखता हूँ। मैं यहाँ सिर्फ अनुजीत को जानता हूँ और ये भी जानता हूँ कि ये किसी मुश्किल में ना पड़े। इसके लिए मुझे अलग ही रहना है और अपने तौर पर। तुम गलत समझ रहे हो जसपाल, हरप्रीत ने तेजी से कहा। तुम अकेले कुछ नहीं कर सकते। तुम उन लोगों को भी नहीं जानते हो। मिलजीत सिंह कौन है या रविंदर सिंह कौन है? तुम क्या कहना चाहती हो? वो धीरे से बोला। तुम्हें मदद चाहिए होगी, तुम अकेले कुछ नहीं कर सकते हो, हरप्रीत बोली। ठीक, मैंने मान लिया, लेकिन मैं कम से कम तुम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। तुम लोग बड़े सुकून की जिंदगी गुजार रहे हो। तुम गुजारो, मैं सब ये देख लूंगा। ठीक है जसपाल, तुम हमारी जिंदगी का ख्याल करो, लेकिन हम तुम्हारे लिए हर तरह से हाजिर हैं। और इसका सबूत ये है कि वो पुलिस ऑफिसर जिसने कल थाने में तुमसे बदतमीजी की थी, उसे रात किसी ने गोली मार दी है और अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? हरप्रीत ने कहा। क्यों? किसने किया ये सब? जसपाल ने अचानक संजीदा होते हुए कहा। सिर्फ तुम्हें बताने के लिए हम तुम्हारे साथ हैं, और शायद इंतजार में। तुम खुद को अकेला मत समझना। हरप्रीत ने कहा तो जसपाल ने पहली बार उसे गौर से देखा। उसने अपनी बात भी कह दी थी और यह भी नहीं बताया था कि पुलिस ऑफिसर कैसे कत्ल हो गया। वो खुशगवार हैरत से उसे देख रहा था, फिर चंद लम्हे खामोश रहने के बाद बोला, हरप्रीत, अब मैं ये कतन नहीं पूछूंगा कि ये कैसे हुआ और क्यों हुआ, लेकिन इतना जरूर पूछूंगा कि सिर्फ मेरे इंतजार में, इससे पहले क्यों नहीं?
इससे पहले भी बहुत कुछ है और बाद में भी होता रहेगा। ये तो फक्त तुम्हारे सामने किया है ताकि तुम्हें एहसास हो जाए। बाकी वक्त खुद बता देगा कि आइंदा क्या होना चाहिए। वो पुरसकून लहजे में बोली तो जसपाल ने अनुजीत की तरफ देख कर कहा, ठीक है अनुजीत, चलो आज ही तहसीलदार के अर्जी गुजार दें, फिर देखते हैं कि मुखालफत के लिए कौन सामने आता है। ये कहकर वो उठ गया तो हरप्रीत के चेहरे पर खुशी फैल गई। अनुजीत के साथ वो भी उठ गई। ओगी पिंड की फिजाओं में एक नया फैसला हो चुका था। मैं और छाका दोपहर के बाद तक डेरे ही पर रहे। हमने अपने तौर पर गांव के लोगों को कंगाल लिया था कि उनमें मुखबर कौन हो सकता है। सारी जिंदगी इसी गांव में गुजर गई थी, लेकिन कभी किसी के बारे में शक तक नहीं हुआ था कि वो पुलिस का मुखबर भी हो सकता है। अब शायद हम खुद इस मामले से गुजरे थे, इसलिए हमें इंकशाफ हुआ था, जो बहरहाल खतरनाक था। शायद पुलिस तुम तक ना पहुंच पाती अगर उस मुखबिर ने हमारे बारे में इत्तला ना दी होती। हमारा होना फिर क्या होता अगर हम शाम से पहले उस नादीदा मुखबिर को तलाश ना कर लेते। चल यार उठ, गांव चलते हैं। यहाँ हाथ पर हाथ रखकर तो उस मुखबिर को तलाश नहीं किया जा सकता। छाके ने एकदम से उकताए हुए अंदाज में कहा। तभी भेदे ने कहा, जाओ जाओ, मैं संभाल लूंगा सब कुछ, तुम जाओ। शायद उसने इधर उधर फिरते हुए हमारी बातें सुन ली थी, इसलिए हमें ढील दी थी कि हम जाकर ये काम करें। ले फिर भेदे, हम जा रहे हैं, मैंने उठते हुए कहा तो छाका भी उठ गया। कुछ देर बाद हम डेरे से निकलकर गांव जाने वाले रास्ते में थे। हम दोनों अपने अपने तई खामोश सोच रहे थे कि अचानक छाके ने मेरे पीछे बैठे हुए चौंक जाने वाले अंदाज में कहा, ओए, मुझे ये बता, शाहजेब और पीरजादे को मालूम हो गया कि तू थाने में है और वो फौरन वहां पहुंच गए? बात तो तेरी ठीक है यार, चलो शाहजेब के बारे में तो कहा जा सकता है कि गांव के किसी बंदे ने इत्तला दे दी होगी, लेकिन पीरजादा तो। बंदा इन्हीं दोनों के दरमियान में है जमाल। वो बंदा महज पुलिस का मुखबिर नहीं है, इन सब की मिली भगत लगती है। तू मान जा। मान गया, पर उस बंदे तक तो पहुंच, मैंने तेजी से कहा। समझो पहुंच गया, अछू करे आने वाला। सारे गांव की खबर उसके पास होती है। इतनी तेजी से राबता सिर्फ और सिर्फ फोन पर हो सकता है, वरना नूरनगर से पीरजादे के गांव तक कोई बंदा जाए, उसे बताए, तो फिर थाने तक जाए, जबकि शाहजेब को उससे पहले पहुंच जाना चाहिए था। दोनों का एक ही वक्त पहुंच जाने का मतलब है कि दोनों को इत्तला एक ही वक्त में मिली और आगे पीछे तकरीबन एक साथ वहां पहुंच गए। छाके ने पीछे बैठे हुए तफसील से कहा तो मैं चौंक गया। बात तेरी ठीक है छाके, चल उससे पूछते हैं, मैंने कहा और बाइक की रफ्तार मजीद बढ़ा दी। सपहर हो चुकी थी जब हम अच्छू करियाने वाले की दुकान पर पहुंचे। वो दुकान के अंदर खड़ा ग्राहकों को निपटा रहा था, जबकि दुकान के बाहर चंद लोग बैठे हुए थे। मैंने बाइक एक तरफ लगाई और वहां बैठे हुए लोगों से सलाम दुआ करने लगे। मुझे इंतजार था कि वो दुकान पर मौजूद ग्राहकों को सौदा वगैरह दे ले, तो फिर उसे दुकान से बाहर बुलाना आसान था। चंद मिनटों के बाद ऐसा ही हुआ। ग्राहक तो चले गए, लेकिन वो दुकान के अंदर ही रहा। तभी मैंने उसे बुलाया तो वो बाहर आ गया। जब तक वो मेरे पास आया तब तक मैंने अपना पिस्टल नेफे में से निकाल लिया था। मेरे इस अमल से उसका चेहरा जर्द पड़ गया। तब हमारा शक यकीन में बदल गया। देख अच्छू, तू मुझे बचपन से जानता है। मैं तुझे मारूंगा नहीं, लेकिन जिंदगी भर के लिए अपाहिज जरूर कर दूंगा। सच सच बता दे, तू मेरे बारे में कब से और किसे इत्तला देता है? मेरे यूं कहने पर वो एकदम मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और घिघियाए हुए अंदाज में बोला, मुझे माफ कर दे जमाल। यकीन जानो, मुझे पता ही नहीं चला कि ये सब क्या हुआ है। मैं तुम्हें सारी बात बता देता हूँ, आगे फैसला तुम कर लेना। मैं हरफ ब हरफ सच कहूंगा। तो बोल, रोका किसने है? छाके ने इंतहाई गुस्से में कहा। जिस वक्त तुम फोन करके गए थे, उससे तकरीबन 1 घंटा पहले एक बंदे ने आकर मुझसे सिगरेट लिए और यूं ही बातों में मेले की बात करने लगा। फिर उसने सोडे की बोतल खोली और वही मेले की बातें करता रहा। वो असल में मुझसे पूछना चाह रहा था कि फायरिंग करने वाला बंदा कौन है और उसके साथ कोई लड़की तो नहीं आई। तुम बेवकूफ थे कि वो तुमसे पूछ रहा था और तुम बता रहे थे। छाके ने उसका गिरेबान पकड़ते हुए कहा। ये तो मुझे अब पता चल रहा है ना, वरना उस वक्त तो वो फायरिंग करने वाले की बड़ी तारीफ कर रहा था। अब मैंने अकेले थोड़ी जमाल को देखा था उस लड़की के साथ। रात बहुत सारे लोग इस चौक में थे, उन सब ने देखा था। यहाँ ऐसे कुछ और लोग भी थे, वो भी बताने लगे। जब उस बंदे को पक्की तस्दीक हो गई कि लड़की जमाल के पास है और उसका घर करीब ही है, तो वो चला गया। कुछ देर के बाद वो वापस आया और फोन किया।
कोई इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं की जिस पर मैंने ध्यान भी नहीं दिया। काफी देर के बाद फिर तुम आए। तो फिर मुझे बताते कि मेरे बारे में कोई पूछ रहा था, मैंने तेजी से कहा। मैं डर गया था क्योंकि उस वक्त तक वो जीप पर सवार था। सो बात उसके मुंह ही में रह गई और छाके ने एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मार दिया। वो जमीन पर जा गिरा। तभी वो लरस गया क्योंकि छाके ने बड़े गुस्से से उसे उठाते हुए पूछा, फिर पीरजादे और शाहजेब को फोन क्यों किया जब उसे पुलिस पकड़ कर ले गई थी? मेरे तो ख्याल में भी नहीं था कि पुलिस आएगी और जमाल को पकड़ कर ले जाएगी। मेरे पास जमाल को बचाने का कोई और चारा नहीं था। शाहजेब को तो बताना ही था, लेकिन मैंने पीरजादे को इसलिए बता दिया कि ये जमाल उससे भी बातें करके गया था। मैंने तो यही समझा कि वो भी इसका दोस्त है, और फिर हुआ भी यही। अच्छू ने डरते डरते सारी बात बता दी। मैं तुझे उस वक्त तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तू सच नहीं बोलेगा। छाके ने यूं ही अंधेरे में तीर मारा। मुझसे जैसा चाहे हलफ ले लो, यही सच है, वो घिघियाए हुए अंदाज में बोला। तो फिर वो नंबर लाओ जिस पर उस बंदे ने कॉल की थी, छाके ने कहा। वो मैं दे देता हूँ, वो मैंने नोट कर लिया था, अभी देता हूँ। अच्छू ने इजाजत तलब निगाहों से देखते हुए कहा। तो छाके ने उसे जाने की इजाजत दे दी। वो फौरन दुकान में गया, एक कॉपी निकाली, उसमें नंबर देखा और बाहर आ गया। फिर एक नंबर पर उंगली रखकर बोला, ये रहा, इस पर कॉल की थी उसने। मैंने नंबर देखा, वो किसी सेल फोन का नंबर था। इस वक्त बेशतर इलाकों में सेल फोन सर्विस आ गई थी, लेकिन अभी हमारे इलाके में ये सर्विस नहीं आई थी। बस टावर वगैरह लग रहे थे। सुना था कि आजकल में शुरू होने ही वाली है। तभी मैंने अच्छू से कहा, चलो ये नंबर मिलाओ। अभी मिलाता हूँ। वो जल्दी से फोन की जाने बढ़ा। फिर नंबर मिलाकर रिसीवर मेरी जाने बढ़ा दिया। बेल जा रही थी और फिर कुछ रिंग जाने के बाद फोन रिसीव कर लिया गया। कौन? दूसरी तरफ से भारी आवाज उभरी। मैं जमाल बात कर रहा हूँ, नूर नगर का जमाल। तुम कौन हो? ओ जमाल, दूसरी तरफ से काफी हद तक हैरत भरी आवाज में कहा गया। फिर दूसरी जानिब से आवाज उभरी, ये तो मैं मानता हूं कि तुम दलेर हो, लेकिन इतनी जल्दी मुझे फोन कर लोगे, ये बहरहाल मैंने नहीं सोचा था। नाम बताओ, मैंने इख्तसार से पूछा। नाम बताया तो शायद तेरा सांस बंद हो जाए, इसलिए खामोशी के साथ रिसीवर रख और भूल जा कि तेरे साथ क्या हुआ है। वो गलत फहमी थी, इसलिए तू बच गया। तू बड़के ही लगाता है, या फिर तुम में कोई हिम्मत या हौसला भी है, या फिर तेरी फोन पर ही बदमाशी चलती है? मैंने जानबूझकर उसे गुस्सा दिलाया, जिसका फौरी एक्शन हुआ। ओए, जबान संभाल कर बात कर। तू नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। शायद बबली खुसरा या फिर नीली खुसरा, जो अपना नाम छुपा रहा है। मर्द तो अपना नाम जाहिर करते हैं, छुपाते नहीं। मैंने फिर उसे भड़काया। ओए बेगैरत, मुझे मलिक सजाद कहते हैं। और मैं, वो कहना चाहता था कि मैंने उसकी बात सुनी अनसुनी करते हुए कहा, यूं कह कि तू बड़वा है, पहले अपनी औरतें दूसरों के घरों में भेजता है और फिर उन्हें ब्लैकमेल करता है। मैंने फौरन ही गाली का बदला ले लिया और उसे मजीद बताया, लगता है तेरी मौत मेरे हाथों लिखी है, अब इंतजार कर, मैं तुझे खुद ढूंढ कर तेरी इस बेगैरती का मजा देता हूँ। एक तो वो मजा दे गई है जो तूने भेजी थी, अब वैसी ही कोई और भेजेगा या फिर तू खुद आएगा? ओए बड़वे, तू बोल, मैं तुझे खुद तलाश कर लूंगा। मैंने कहा तो शायद वो समझ गया कि मैं क्या कर रहा हूँ, इसलिए बगैर कुछ सुने उसने फौरन फोन बंद कर दिया। मैंने मुस्कुराते हुए रिसीवर क्रैडल पर रखा, फिर अच्छू की तरफ देख कर बोला, तू अब समझ ले। समझ गया जी, उसने इनकसारी से कहा। तो मैं अपनी बाइक की तरफ बढ़ गया। तभी छाका मेरे पीछे आ बैठा तो मैंने बाइक का रुख घर की जानिब कर दिया। गली में कोई गाड़ी नहीं थी, इसका मतलब था कि सोनी जा चुकी थी। मैंने अपने गेट पर बाइक रोकी तो छाका अंदर चला गया ताकि गेट खोल दे। गेट खुला और मैं सहन तक चला गया। तभी सामने दालान में सोनी को बैठे देखा। एकदम गुस्से से मेरा दिमाग चढ़ गया। शायद वो ये सब कुछ सोच कर बैठी हुई थी, इसीलिए उसी इत्मीनान से बैठी रही। मैंने बाइक से उतरकर कहा, अम्मा, अम्मा किधर है? मैं इधर हूँ, किचन से आवाज आई तो मैं उधर चला गया। बोल क्या बात है? मुझे देखते ही उन्होंने पूछा। ये अब तक यहाँ क्यों है? मैंने तेजी से पूछा। बेटा, अब मैं इसे धक्के देकर तो नहीं निकाल सकती। इसने वो सारा सामान और गाड़ियां वापस भिजवा दी और खुद यहाँ बैठी है, उन्होंने बेपरवाही से कहा। अम्मा, ये बहुत बड़ी मुसीबत है। इसकी वजह से मेरी एक ऐसे बंदे के साथ दुश्मनी हो जाने वाली है जिसे मैं जानता तक नहीं था। अभी उसके साथ मुंह मारी करके आ रहा हूँ। अम्मा, तू अच्छी तरह जानती है कि मैं मकसद से हट जाऊंगा अगर। फजूल क्यों बोल रहा है? मैं उसे कहूंगी तो ये सुबह चली जाएगी।
तुम अपने आप को संभाल कर रखो, एवं ही बेजा गुस्सा ना करो। जाओ ऊपर वाले कमरे में चले जाओ या फिर बाहर वाले कमरे में, उसे देखो ही ना तुम। अम्मा ने समझाते हुए कहा तो मैं पलट कर बाहर वाले कमरे में चला गया, जहां छाका पहले ही से मौजूद था। वो बेड के किनारे पर बैठा था। उसके चेहरे पर गहरे तफक्कुरात के आसार थे। एक बार तो मुझे लगा जैसे हालात बहुत खराब हो गए हैं, वरना उसकी हालत ऐसे ना होती। मैं उसके करीब पड़ी कुर्सी पर बैठा तो वो मेरी तरफ देखकर बोला, यार सोनी हमारी जान क्यों नहीं छोड़ देती? उसे यहाँ नहीं होना चाहिए था। क्यों, वैसे तुम क्या सोच रहे हो? मैंने उसके ख्यालात जानना चाहे कि उसके दिल में क्या चल रहा है। यार, ये ठीक है कि तुम्हारा उससे मिलना महज एक इत्तेफाक था। तुम किसी दूसरे रास्ते से नूरनगर वापस आते तो शायद वो तुम्हें ना मिलती। ये जो यकदम हालात बिगड़े हैं, इसकी बुनियाद में फक्त सोहनी है। उसकी वजह से मलिक सज्जाद ने तुम्हारे घर का रास्ता देखा। और फिर वो कौन सा कोई घरेलू लड़की है, एक तवाइफ है जिसका कतन एतबार नहीं किया जा सकता। मुमकिन है वो मलिक सज्जाद के कहने पर ही यहाँ मौजूद हो। छाके ने अपना ख्याल जाहिर किया। सवाल यह है कि वो उसके कहने पर अब यहाँ क्यों होगी? मैंने पूछा। यार, तुमने उसके बंदों को जख्मी किया है, और फिर थाने में सिर्फ अफजल रंधावा की ही बेइज्जती नहीं हुई, बल्कि मलिक सज्जाद की भी तो हुई है ना, कि उसका हुक्म पूरा नहीं हो सका। छाके ने अपने तौर पर दलील दी। मैं नहीं समझता छाके कि वो अब इतनी सी बात पर कोई इंतकामी कार्रवाई करेगा। हाँ, जो कुछ हम अब उसके साथ करके आए हैं, तो इस पर उसका हमसे दो दो हाथ करना बनता है। कल सुबह या रात किसी वक्त ये सोनी यहाँ टिकती है तो इस पर शक किया जा सकता है। मैंने अपना ख्याल पेश किया तो छाका चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, यार, कुछ लोगों की फितरत में कमीनापन होता है। अपने इलाके में जो कमीने हैं उन्हें क्या हमने देखा नहीं? साल हर साल तक दिल में कदूरत रखते हैं और वक्त मिलते ही डंग मारने से बाज नहीं आते। मलिक सजाद जिस औरत के लिए दीवाना हो रहा है, वो एक तवाइफ है जो इस कदर घटिया म्यार रखता हो, उससे कुछ भी बैद हो सकता है। और दूसरी बात, क्या तुम शाहजेब और पीरजादे को बिल्कुल पाक साफ कर दोगे? मैं ये मान ही नहीं सकता कि उनमें से किसी एक के साथ उसके मरासिम ना हो सकता है हों, लेकिन मैं इतना बता दूं, इससे पहले कि मैं कुछ कहता, बाहर वाले कमरे का अंदरूनी दरवाजा खुला और सोहनी अंदर दाखिल हो गई। उसके चेहरे पर गहरी संजीदगी थी, जैसे वो अपने गुस्से को दबाने की भरपूर कोशिश कर रही हो। वो खामोशी से मेरे सामने वाली कुर्सी पर आन बैठी। हम भी खामोश थे और ये खामोशी कुछ लम्हे हमारे दरमियान रही। मैं सोहनी की तरफ देखता रहा। मैं इस इंतजार में था कि वो बात करे, जबकि वो यूं सर झुकाए बैठी थी, जैसे कुछ सोच रही हो। फिर एकदम से उसने सर उठाया और बोली, जमाल, पहली बात तो यह है कि मैं माफ़ी मांगती हूँ कि मैंने तुम्हारी बातें इस दरवाजे की ओर से सुनी। मैं ये जानना चाहती थी कि तुम मेरे बारे में क्या सोच रहे हो। मुझे खुद पर अफसोस आ रहा है कि मैं तुम पर 1% का भी एतबार नहीं बना सकी। मैं जानती हूँ कि मैं तवाइफ हूँ, माशरे की निगाह में घटिया तरीन मखलूक हूँ, लेकिन मैं तुम्हें यह बता दूँ कि आज तक मेरा जिस्म किसी मर्द के जेर तसल्लुत नहीं रहा, यहाँ तक कि मलिक सज्जाद जैसे शख्स के भी नहीं। मैं तुम इससे साबित क्या करना चाहती हो? मैंने उसकी बात काट कर पूछा। यही कि मैं ना तो उसकी रखेल हूं ना उसकी पाबंद। मैं अपनी मर्जी की मालिक हूं, और मैं यहाँ आकर जो ठहरी हूं तो अपनी मर्जी से, तुम्हारे साथ, अम्मा के साथ कुछ दिन रहने के लिए। लेकिन तुम दोनों की बातें सुनकर मुझे लगा कि जहाँ एतबार ही ना हो वहाँ खलूस कभी नहीं आ सकता। उसने आजुर्दा लहजे में कहा, सोनी, ये खलूस प्यार और मोहब्बत की बातें हैं ना, मेरी समझ में नहीं आती, और ना ही मैं इन्हें समझना चाहता हूँ। और दूसरी बात यह है कि अभी कुछ देर पहले मैंने जो कुछ मलिक सज्जाद से कहा है, अगर उसमें रत्ती भर गैरत हुई तो वो उसका बदला लेने जरूर आएगा, और मैं भी उसका मुंतजिर हूँ। तुम ये तो जानती हो कि ये सारा फसाद तुम्हारी वजह से पैदा हुआ है, फिर भी शक तुम पर ना किया जाए, कैसी बातें करती हो? जब मैंने ये कहा तो उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा और बोली, उसमें गैरत नहीं है, इसीलिए तो मैं यहाँ हूँ। तुम कुछ ना भी करते तो भी उसने यहाँ चढ़ दौड़ना था। तुम्हारी जिंदगी को खतरा है, इसीलिए तो यहाँ हूँ, उसने गंभीर लहजे में कहा। मेरी जिंदगी को खतरा? ये क्या कह रही हो तुम? मैं ठीक कह रही हूँ, मुझ पर यकीन करो, वो रोहासी होते हुए बोली। तो मैंने छाके की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर जहर खंद मुस्कुराहट फैल चुकी थी। छाका चंद लम्हे उसके चेहरे पर देखता रहा, फिर तंजिया मुस्कुराहट के साथ बोला, हम क्यों एतमाद कर लें तुम पर?
क्यों यकीन करें तेरा? इसलिए कि जो मैं जानती हूँ वो तुम लोग नहीं जानते। वो तेजी से बोली तो मैंने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, मैं नहीं जानता कि तुम क्या जानती हो, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि तुम खामखा हम पर मुसल्लत हो रही हो और ना जाने क्यों हमें डराने धमकाने की कोशिश कर रही हो। माँ ने कहा है कि तू सुबह चली जाएगी, इसलिए मैं खामोश हो गया, वरना तुझे अभी जाना पड़ता। अभी तू मेरे बारे में जानती ही क्या है? मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि तुम बहादुर हो, निडर हो और गैरतमंद हो, लेकिन गांव के सीधे साधे ऐसे नौजवान हो जो दुनिया के चलतरों के बारे में नहीं जानता। यहाँ बड़े से बड़ा बेगैरत पड़ा है, धोखा, फरेब, पीठ पर छुरा घोंपने वाले। देख, जहां तक धोखे की बात है, एक कुत्ता भी धोखे से काट सकता है, मगर मैं कुत्ते से भी बदतर लोगों को जानता हूँ कि जो बरस हा बरस एक चौखट से खाते रहते हैं, फिर वहीं मुनाफकत करते हैं। इसमें उनका नहीं, उनकी वल्दियत का कसूर होता है। वो अपनी फितरत से मजबूर होते हैं। मुनाफकत का खेल खेलने वाले का अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। यह कानून फितरत है। मुनाफिक एतमाद का खून करता है। इन बातों को छोड़, मैं ये जानता हूँ। तुम बोलो, तुम यहाँ पर क्यों हो? मैं जो भी कहूंगी तुम उसे झूठ समझोगे। मैं जा रही हूं, लेकिन खुदा के लिए मोहतात रहना, एतमाद ना करना किसी पर भी। सोनी ने कहा और उठ गई तो मैंने कहा, कहो तो तुम्हें शहर छोड़ दूं? नहीं, कुछ ही देर में गाड़ी आकर मुझे ले जाएगी। ये कहकर वो जाने लगी, फिर पलट कर बोली, जमाल, तुमने मुझ पर एक एहसान किया है, मैं उस एहसान का बदला चुकाऊंगी। कभी मेरी जरूरत पड़े तो याद कर लेना। तेरी आवाज पर सोनी दौड़ी चली आएगी, उसने कहा और फिर तेजी से बाहर निकल गई। मेरे और छाके के दरमियान कितनी ही देर खामोशी छाई रही, फिर वो उठा और बाहर निकलता चला गया। मैं चंद लम्हे उसके बारे में सोचता रहा, फिर सर झटक दिया। जसपाल और अनुजीत सारा दिन नकोदर तहसील कोर्ट में फिरते रहे। वो बहुत सारे लोगों से मिले। ये मुलाकातें महज शनासाई की हद तक थीं, जो दोपहर के बाद तक जारी रहीं। दोपहर के बाद वो दोनों एडवोकेट गुल के चैम्बर में चले गए। वो बूढ़ा सिख था, लेकिन चेहरे पर सुर्खी और आंखों की चमक से वो अपने अजाइम में नौजवानों से कहीं आगे दिखाई देता था। अनुजीत ने तारुफ करवाया तो मुस्कुराते हुए बोला, पुत्र जी आया नु, तू वतन वापस आया है तो अपने वतन की लाज भी रखना। खैर, ये बातें यहाँ करने वाली नहीं। तू अनुजीत पुत्र ऐसा कर, इन्हें लेकर घर आ जा। अभी थोड़ी देर बाद वहीं सारी बातें होंगी। जैसे आप कहें, अनुजीत ने कहा तो वो फोन पर नंबर पुश करते हुए बोला, लंच का वक्त हो गया है, अभी निकलेंगे तो? ये कहते हुए उसने फोन की तरफ तवज्जो करते हुए ना जाने किसे कहा, दो मेहमान हैं मेरे साथ, लंच करेंगे। हाँ हाँ, अभी निकल रहे हैं। ये कहकर उसने कॉल खत्म कर दी और बोला, चल अनुजीत, इकट्ठे ही चलते हैं। ये कहते हुए वो उठ गया। वो दोनों भी उठ गए। आप चलें गुल साहब, हम पहुंचते हैं, अनुजीत ने कहा तो वो सर हिलाता हुआ अपनी गाड़ी की जाने बढ़ा। इस दौरान जसपाल कुछ भी नहीं बोला। वो पूरी तरह अनुजीत पर ही एतमाद किए हुए था। कभी वो नकोदर का पोश इलाका रहा होगा, लेकिन इन दिनों इस इलाके की हालत इतनी अच्छी नहीं थी। रास्ते में से उन्होंने कुछ फल और मिठाई ली थी। वो 70 की दहाई की तर्ज पर कोठी नुमा घर था। गेट पर रुकते ही एक चौकीदार ने अनुजीत को देखा और गेट खोल दिया। उसी लम्हे जसपाल ने अंदाजा कर लिया कि एडवोकेट गुल और अनुजीत में अच्छे ताल्लुकात हैं। फौरन ही उन्हें ड्राइंग रूम में बिठा दिया गया। ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि एडवोकेट गुल शलवार कमीज पहने उनके पास आ गया। भाई जसपाल, वहाँ चैम्बर में 100 कान हैं सुनने वाले। ना जाने कौन क्या है, यहाँ सहूलत और सकून से बातें होंगी। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। यहाँ का सिस्टम तो बिल्कुल अजीब सा है, जिसे मैं बिल्कुल भी नहीं समझ पाया हूँ। जसपाल ने पुरसकून लहजे में कहा तो गुल मुस्कुराते हुए बोला, समझ आएगी भी नहीं, लेकिन इसे बड़ी जल्दी समझा भी जा सकता है। वो कैसे? जसपाल ने खुशगवार हैरत से पूछा। सीधी सी बात है, सीधा निजाम सीधी निगाही से समझ में आता है और उल्टा निजाम उल्टी निगाह से। बस ये निगाह का फेर है। इस टेढ़े निजाम को तुम सीधी निगाह से देखोगे तो जरा भी समझ नहीं आएगी। यहाँ कानून, रुपया और ज़ाब्ता ताकत है। ये सिर्फ दो जबानें हैं जो समझ में आती हैं। गुल ने खुशगवार अंदाज में कहा, तो फिर ये सब चलता कैसे है? जो साइल बेचारे आते हैं उन्हें कैसे इंसाफ मिलता होगा? और जसपाल ने कहना चाहा तो गुल ने तलखी से कहा, इंसाफ, वो भी भारत में, ये नामुमकिन सी बात है। उतर लाखों लोग 1984 से अब तक इंसाफ की उम्मीद लगाए बैठे हैं।
उनमें से कई ऐसे भी हैं जिन्हें इन 28 बरसों में किसी ने पूछा तक नहीं कि किसके पुत्र, किसके बाप, किसके शोहर को क्यों जिंदा जला दिया गया। अब तक तो फिर सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए। जहां इंसाफ ही नहीं, वहां माशरा किस तरह कायम रह सकता है? वो हैरत से बोला। इससे ज्यादा और क्या खत्म होने वाली बात है कि सब लोग बारूद के ढेर पर बैठे हैं। कौन सी कौम है जो सुकून से सांस ले रही है? भारत में इस वक्त लगभग 70 अलहदगी की तहरीकें काम कर रही हैं। उन तहरीकों ने अपने तरबियती कैंप कायम कर रखे हैं। ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं, सारी दुनिया को मालूम है। कोई कौम उस वक्त ही हथियार उठाती है जब उन्हें अपनी बका का खतरा लाहक हो जाए। गुल साहब, आपने तो भारत का बड़ा भयानक नक्शा पेश कर दिया। मैं दरअसल अपने मामले की बात करना चाहता हूँ। अनुजीत ने, जसपाल ने कहना चाहा तो गुल ने तासुफ भरी निगाहों से उसे देखते हुए कहा, अनुजीत ने बहुत पहले मुझसे बात की थी और मैंने उस पर थोड़ा पेपर वर्क भी किया है। सीधी सी बात है पुत्र, अगर तुम कहो कि तुम्हारा मामला इंसाफ और कानून के मुताबिक हल हो जाए तो यह नामुमकिन है। ऐसा कभी नहीं होगा। मैं तुम्हें मायूस नहीं कर रहा, हकीकत बता रहा हूँ। मैं क्या, कोई भी वकील बेबस होगा। लेकिन अगर दौलत और उसके साथ ताकत इस्तेमाल करोगे, खसूसन इस टेढ़े निज़ाम के तहत टेढ़ा चलोगे, तो सब कुछ ठीक होता चला जाएगा। मुझे क्या करना होगा? जसपाल ने हतमी अंदाज में कहा। तुम्हारे पास सिर्फ इतना सबूत है कि तुम्हारा नाम तुम्हारे गांव ऊगी के चौकीदार के रजिस्टर में दर्ज था, जो उसने तहसील में दर्ज करवा दिया। मैं मान लेता हूं कि तुम सच्चे हो, लेकिन ये कैसे साबित कर पाओगे कि वो जसपाल सिंह तुम ही हो, आजहानी कलविंदर सिंह का बेटा? तुम्हारा पहला इम्तहान यही है कि तुम अपना होना साबित कर दो। ये साबित कर दो कि तुम कलविंदर सिंह के पुत्र हो। जिस दिन तुम इंसाफ और कानून के तहत ये साबित कर लोगे, तो मेरे पास आ जाना। मैं ना सिर्फ तुम्हारा मुकदमा लड़ूंगा, बल्कि तमाम अखराजात खुद बर्दाश्त करूंगा। आप कानून और इंसाफ से इतने मायूस क्यों हैं? और फिर मेरी राह, मेरी शनाख्त इतनी मुश्किल क्यों, गुल साहब? जसपाल ने काफी हद तक गुस्से में कहा। तो गुल ने अनुजीत की तरफ देखते हुए कहा, इसे यूं समझ नहीं आएगी, चंद दिन बाद ये खुद कहेगा। खैर, आओ खाना खाते हैं, मेरा ख्याल है लग गया होगा। गुल ने उठते हुए कहा तो वो दोनों भी उठ गए। लंच पर वो तीनों ही थे। गुल का परिवार शायद पहले लंच कर चुका था। घर में मुकम्मल खामोशी थी। वो भी हल्की फुल्की बातों और इधर उधर के वाकयात बताते हुए लंच करते रहे, यहाँ तक कि वो सैर हो गए। वो दोबारा उठकर ड्राइंग रूम में आ गए। तभी उन्होंने वापसी की इजाज़त चाही। देखो पुत्र, मेरी बातों का बुरा ना मनाना, और ना ही मैं तुम्हें मायूस कर रहा हूँ। मैं तुम्हारा सारा मामला ही नहीं, मसला भी समझता हूँ। मेरी तो यही ख्वाहिश है कि रब तुझे तेरी मुराद दे। मैं एक दो दिन में ऊगी आऊँगा, फिर तफसील से बात होगी। गुल ने कहा और उन्हें हाथ जोड़कर वाहे गुरु कहते हुए फतह बुलाई। वो उससे इजाज़त लेकर जब ऊगी की जानिब पलटे तो शाम होने को थी। ऊगी पहुंचने तक शाम ढल चुकी थी और अंधेरा छा गया था। रास्ते में जसपाल ने अनुजीत से कोई बात नहीं की। उसे गुल की समझ नहीं आई थी, लेकिन ना जाने क्यों उसे वो बंदा ठीक लगा था। पोर्च में गाड़ी रुकी तो उसने देखा हरप्रीत कौर लॉन में बैठी है। उसने सफेद शलवार कमीज पहन रखी थी और बारीक आंचल कुर्सी की पुश्त पर फैलाया हुआ था। वो कोई मैगजीन देख रही थी, जिससे तवज्जो बदलकर उनकी तरफ हो गई। वो दोनों गाड़ी से उतरे तो हरप्रीत भी उनके करीब आ गई। आप दोनों फ्रेश होकर आ जाएं। मैं आपके, ना हरप्रीत, इस जसपाल से कह दे जो कहना है। मैं तो जा रहा हूँ, शायद रात देर से आऊं, अनुजीत ने कहा और अंदर की तरफ चला गया। फुप्पो कहाँ हैं? जसपाल ने पूछा। वो अंदर ही हैं, आप फ्रेश हो जाएं, फिर बातें करते हैं। ये कहकर वो अंदर की जानिब चल दी तो वो भी उसके पीछे लपका। जसपाल छत पर खड़ा था। हल्की हल्की ठंड उसे अच्छी लग रही थी। सामने ऊगी की रोशनियां फैली हुई थी, जो वहां किसी आबादी के होने का एहसास दिला रही थी। वो सोच रहा था कि इस गांव में उसकी हवेली है, जो उसके खानदान का मक्तल बनी थी। उसे यहाँ आकर बड़ा अजीब सा लगा था। उसे कितनी ही देर हो गई थी यहाँ खड़े हुए। वो कुछ सोचना चाहता था। कई सवालात उसके जहन में थे, लेकिन किसी एक पर भी वो अपनी तवज्जो मरकूज नहीं कर पाया था। एडवोकेट गुल के साथ हुई बातें उसके जहन में गूंज रही थीं, लेकिन एक सवाल उसके जहन में अचानक उभरा था। न जाने उसे क्यों लगा था कि एडवोकेट गुल और इस सवाल का कहीं गहरा ताल्लुक है। तभी उसे अपने अकब में कदमों की चाप सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो तवक्को के मुताबिक वहां हरप्रीत खड़ी उसकी तरफ संजीदगी से देख रही थी।
वो चंद लम्हे यूं ही देखती रही, फिर बोली, लगता है आपको ये जगह बहुत पसंद है, आप यहाँ आकर क्यों खड़े हो जाते हैं? हरप्रीत, मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। शायद मैं इस गांव की फिजाओं से बहुत ही सारी बातें करना चाहता हूँ, या शायद अपने अंदर के शोर को सुनने के लिए इस पुरसकून जगह पर आ जाता हूँ। जस्सी जी, मैं जो हूँ बातें करने के लिए, मुझसे बातें करें ना। वो आहिस्तगी से बोली। हाँ, तुम भी ठीक कहती हो। खैर, मेरी एडवोकेट गुल के साथ बात हुई, उसके बारे में सोच रहा था। और ये कहते हुए वो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर इख्तसार से बातें बताने लगा। सारी बात सुनकर हरप्रीत जरा सा मुस्कुराई और बोली, वो ठीक कहता है, लेकिन उसकी समझ अभी तुम्हें नहीं आएगी। क्यों? वो तेजी से बोला तो वो आम से लहजे में बोली, तुम अभी इस माहौल को नहीं जानते, जब माहौल को समझोगे तो सारी बातें समझ में आने लगेंगी। अच्छा, एक बात बताओ, आज सुबह तुमने उस पुलिस ऑफिसर के बारे में बताया था, वो क्या कहानी है? मुझे मालूम था कि तुम यही बात करोगे। वो धीरे से मुस्कुराते हुए बोली, वो बहुत बेगैरत किस्म का पुलिस ऑफिसर था और उसे खास तौर पर यहाँ लगाया गया था। बहुत दिनों से लोग उसकी ताक में थे, रात वो काबू आ गया। लेकिन तुम तो कह रही थी कि ये मेरे लिए पैगाम था। जसपाल ने कहा, बन गया ना पैगाम, बन गया। और ये जो तुमने सोचा है कि एडवोकेट गुल की बात और इस कत्ल में कहीं ताल्लुक है, तो वो है। मैं तुम्हें मजीद नहीं उलझाना चाहती हूँ जस्सी, मैं साफ अल्फाज में तुम्हें बहुत कुछ बता देना चाहती हूँ। आओ, नीचे चलकर तुम्हारे कमरे में सुकून से बैठते हैं, वहीं बातें करते हैं। चलो, उसने कहा तो दोनों आगे पीछे नीचे की सीढ़ियां उतरते चले गए। कमरे में पहुंचकर जसपाल बेड पर बैठा तो हरप्रीत ने एक कुर्सी खींची और बेड के करीब बैठ गई। फिर बड़े सुकून से बोली, मैं जालंधर में पढ़ती थी, खालसा कॉलेज जालंधर, वहीं हॉस्टल में रहती थी। मैं अकेली ही वहां पर ऐसी नहीं थी कि जिसका बाप उसके पैदा होने से पहले कत्ल हो गया हो। किसी का बाप, किसी का भाई, हर एक ऐसी थी जिसके घर से कोई ना कोई कत्ल हुआ हो। सिखों के लिए सन 84 कयामत का साल था। मेरे अंदर इंतकाम तो था ही, वहां जाकर शऊर मिला कि हमें क्या करना चाहिए। वहीं हमारी एक लीडर थी जिसके बाप को उसकी निगाहों के सामने जिंदा जला दिया गया था। उसकी कहानी बड़ी ही दर्दनाक थी। सो हम शऊरी और लाशऊरी तौर पर सिख हुरियत पसंद तहरीक के साथ जुड़ गए। हमने बहुत काम खालसा पंथ के लिए किए, जिसमें कुवत हमारे अंदर पलने वाले इंतकाम से थी। यह तहरीक बहुत मजबूत है, समझ लो कि घास के अंदर ही अंदर एक दरिया बह रहा है, जो किसी भी दिन भारी लहरों के साथ नमूदार हो जाएगा। वो किसी जज्बाती हुरियत पसंद की तरह कहकर खामोश हो गई। हुकूमत को पता है? जसपाल ने पूछा। पता है, हमारी गोरीला जंग जारी है और ये पुलिस ऑफिसर हमने ही मारा है। हरप्रीत ने नफरत आमेज लहजे में कहा। तो जसपाल ने गहरा सांस लेकर हंकारा भरा। सवाल ये है जस्सी, जब तक तुम अपने बारे में, अपने मकसद के बारे में नहीं बताओगे, तो हम तुम्हारी मदद कैसे कर पाएंगे? अगर तुम सिर्फ अपनी जायदाद, नहीं, मुझे जायदाद से कोई दिलचस्पी नहीं है। इससे कहीं ज्यादा मेरे पास वैंकूवर में है, ये मैंने तुम्हें बताया भी था। मैं सकून और अय्याशी की जिंदगी वहां गुजार सकता हूँ। मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ? सिर्फ उन लोगों को जो किसी न किसी हवाले से मेरे खानदान के कत्ल में मुलविस हैं, उन्हें खत्म करने के जिम्मेदार हैं, मैं उन्हें नहीं छोड़ना चाहता। बस यही मेरा मकसद है। उसने हरप्रीत की आंखों में देखते हुए कहा। वो तो फिर रविंदर सिंह खानदान है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। वो तेजी से बोली। हाँ वही, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं। ये कहकर वो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, तुम्हारी ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि मुझे यहाँ के माहौल के बारे में बिल्कुल मालूम नहीं, और ना उन लोगों के बारे में पूरी मालूमात रखता हूँ। मुझे यहाँ के लोगों की मदद दरकार होगी। लेकिन मैं मोहतात इसलिए हूँ हरप्रीत कि मैं अपना काम खत्म होने से पहले मरना नहीं चाहता, और ना ही काम अधूरा छोड़ना चाहता हूँ कि किसी के हत्थे चढ़कर जेल की सलाखों के पीछे बंद हो जाऊं। तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपनी तहरीक के लीडरों से मिलवा सकती हूँ, वो तुम्हारी मदद। उसने कहना चाहा तो जसपाल ने टोकते हुए कहा, नहीं, अभी नहीं। मगर मैं चाहूंगा कि एक लम्हा भी जाया ना किया जाए। मतलब, मंसूबा क्या है? हरप्रीत मुस्कुराते हुए बोली। तो उसने संजीदगी से कहा, ये तो करना ही होगा। ओके, आओ फिर खाना खा लें पहले। फिर पूरी रात पड़ी है बातें करने के लिए। बेबे इंतजार कर रही होगी, मैं तुम्हें बताती हूँ कि हमें क्या करना होगा। ये कहते हुए वो उठ गई। उसने अपना दायां हाथ उसकी तरफ बढ़ाया तो जसपाल ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़ लिया।
پھر دونوں ہی مسکرا دیے۔ حسب معمول صبح ہی صبح میں نے اپنی بائک نکالی اور ڈیرے کی طرف چل پڑا۔ سونی رات ہی کسی وقت چلی گئی تھی، جس کا مجھے کوئی افسوس نہیں تھا۔ ماں نے بتایا تھا کہ قریبی قصبے سے اس نے کوئی گاڑی منگوائی تھی اور پھر اس میں چلی گئی۔ وہ خود گئی تھی۔ اچھو کریانے والے کی دکان پر فون کرنے وہ چلی گئی تو دماغ پر سے ایک بوجھ اتر گیا، لیکن کئی سوال چھوڑ گئی۔ اب اگر مجھے انتظار تھا تو فقط ملک سجاد کا، چاہے غلط فہمی ہی میں صحیح، اس نے دشمنی تو پال لی تھی۔ میں بڑھ کر وار نہیں کرنا چاہتا تھا، ہاں اگر اس نے کچھ کہا تو اسے سبق سکھانا بنتا تھا۔ میں اس کے لیے پریشان نہیں تھا، میں اصل میں سازش بے نقاب کرنے کے لیے کچھ دیر خاموش رہا تھا۔ میں ڈیرے کے قریب پہنچا تو سورج کی نکلتی ہوئی کرنوں میں ایک سیاہ رنگ کی کار کو دیکھا جو گیٹ کے باہر کھڑی تھی۔ میں ایک دم سے چونک گیا۔ پہلا خیال جو میرے ذہن میں آیا وہ یہی تھا کہ بھیدا خیریت سے ہو۔ میں نے کار ہی کے قریب بائک روکی اور اپنا پسٹل نکال لیا۔ میں نے کار کو غور سے دیکھا، اس میں کوئی نہیں تھا۔ میں نے فوراً ہی گیٹ کھولا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ اندر سناٹا تھا لیکن سب کچھ معمول کے مطابق لگ رہا تھا۔ مویشی بڑے سکون سے تھے۔ تبھی بھیدا ٹوکری میں چارہ لیے نمودار ہوا تو میری سانس میں سانس آئی۔ میں نے اشارے سے پوچھا کہ سب خیریت ہے، تو اس نے سر ہلاتے ہوئے اندر کی جانب اشارہ کیا اور بولا، ایک بندہ تمہارا اندر بیٹھا انتظار کر رہا ہے۔ کون ہے؟ میں نے پوچھا اور اندر کمرے کی سمت بڑھا۔ میں نہیں جانتا، اس نے کہا اور چارہ مویشیوں کے آگے پھینک دیا۔ میں اندر گیا تو سادہ لباس میں بیٹھے ہوئے افضل رندھاوے کو دیکھ کر چونک گیا۔ اس وقت وہ اپنی عمر سے کہیں زیادہ دکھائی دے رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اٹھ گیا۔ میں نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اس نے مجھ سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا، جمال، میں اس وقت تیرے ڈیرے پر ایک دوست کی حیثیت سے آیا ہوں۔ میری باتیں سن لینا، پھر فیصلہ تو بہرحال تم نے ہی کرنا ہے۔ آپ بیٹھیں اور جی بھر کے باتیں کریں۔ اگر آپ دوست بن کر آئے ہیں تو مجھے بھی اپنا دوست ہی پائیں گے۔ میں نے سامنے بڑی چارپائی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جہاں وہ پہلے بھی بیٹھا ہوا تھا، اور خود دوسری چارپائی پر بیٹھ گیا۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر سوچتے ہوئے بولا، دیکھو، میں جو بھی ہوں لیکن آخرکار ایک سرکاری ملازم ہوں۔ میری حدود ہیں جن میں رہ کر میں اپنا کام کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے افسروں کے حکم کا بھی پابند ہوں۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی، اور یہ زیادتی سراسر غلط فہمی کی بنیاد پر تھی۔ مجھے حکم دیا گیا تھا اور اس کے ساتھ جو معلومات دی گئی تھی اس میں تمہیں ایک ایسا جرائم پیشہ شخص بتایا گیا تھا جس کا پورا ایک گروہ ہے۔ خیر، جو کچھ ہوا تمہارے ساتھ وہ اچھا نہیں ہوا۔ میں اس پر معذرت خواہ ہوں۔ مجھے نہیں معلوم کہ رندھاوا صاحب کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، لیکن حیرت اس بات پر ہے کہ آپ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد، جبکہ نوکری کرنے افسروں کا حکم ماننے کی مجبوری کے ساتھ، معذرت کرنے کیوں چلے آئے؟ آپ نے تو اپنی نوکری کی، پھر یہ شرمندگی کیوں؟ نہیں، مجھ سے غلطی ہوئی۔ مجھے بھی اپنی پیشہ وارانہ دیانتداری نبھانی چاہیے تھی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تم میری بات کا یقین کرو، میں یہ کہوں گا بھی نہیں کہ تم میری معذرت قبول کر لو، کیونکہ تم مجھے شک کی نگاہ سے دیکھو گے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا ہے کہ کوئی میرے ڈپارٹمنٹ کا بندہ یوں معذرت کرنے آ جائے، یہاں تک کہ اسے کوئی مجبوری بھی نہ ہو۔ چلے، میں آپ پر شک نہیں کرتا، معذرت بھی مان لی۔ اب میں نے اس کے چہرے پر دیکھتے ہوئے کہا تو وہ دھیرے سے مسکراتے ہوئے بولا، جمال، تم کیا سمجھتے ہو کہ دنیا اتنی ہی سادہ ہے جتنی تم سمجھتے ہو، یا پھر جتنے تم سادہ ہو؟ میں سمجھا نہیں۔ میں نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا، جو دلیر آدمی ہوتا ہے وہ ہمیشہ سچ پر کھڑا ہوتا ہے، چاہے وقتی طور پر اسے ہزیمت اٹھانی پڑے۔ اس دنیا کا اصل مسئلہ منافقت ہے۔ منافق آدمی ہی ہوتا ہے، کبھی تم نے کسی جانور میں منافقت نہیں دیکھی ہوگی۔ منافق انسان ہوتے ہوئے بھی حیوانوں سے بدتر ہوتا ہے۔ بظاہر منافق وقتی فتح حاصل کر لیتا ہے، لیکن دراصل وہ پہلے خود ہارتا ہے، پھر ساری زندگی اپنی آگ میں جلتا رہتا ہے، کیونکہ حسد کی آگ ہی منافقت کی طرف لے کر جاتی ہے۔ خیر، کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ وہ معاشرہ پر امن ہوتا ہے جہاں منافقت نہیں ہوتی۔ وہ گھمبیر لہجے میں کہتا چلا گیا۔ میں اب بھی نہیں سمجھا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اس دفعہ میں نے ضج ہوتے ہوئے پوچھا۔ وہی بتا رہا ہوں، دلیر اور سچا آدمی ہمیشہ منافقوں سے مار کھاتا ہے، اگرچہ منافقوں کی یہ وقتی فتح ہوتی ہے۔ کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے ارد گرد منافقوں سے بچو، کیونکہ ہمیشہ منافق ہی اعتماد حاصل کر کے اپنا وار کرتا ہے۔ اس نے پہلے سے بھی سنجیدہ لہجے میں کہا تو میں نے محسوس کیا کہ جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا ہے لیکن کہہ نہیں پا رہا۔
इसलिए मैंने अपने लहजे को नरम बनाते हुए पूछा, रंधावा साहब, दरअसल मैं समझना ये चाह रहा हूं कि आप मुझसे कहना क्या चाहते हैं। आप साफ लफ्जों में कहें, यकीन रखें, ये आपके और मेरे दरमियान ही रहेगी। तो फिर सुनो, ये पीरजादों को और शाह फैमिली को अचानक ही तुम में इतनी दिलचस्पी क्यों पैदा हो गई है? उसने मेरी जानिब सवालिया अंदाज से देखते हुए पूछा। तो मैंने कांधे उचकाते हुए कहा, मैं नहीं जानता, मगर मैं जानता हूं, उसने ड्रामाई अंदाज में कहा। फिर मेरे कुछ कहने से पहले ही बोला, इस पूरे इलाके में तेरे जैसा बहादुर, निडर और फनकार किस्म का कोई दूसरा बंदा नहीं। दोनों खानदान बज़ाहिर एक दूसरे के दुश्मन और हरीफ दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से ये दोनों एक ही हैं। इनकी सारी प्लानिंग दो बातों पर होती है। एक तो ये कि अवाम को आपस में लड़ाते रहें ताकि उनकी हुक्मरानी कायम रहे। दूसरा, अवाम में से उठने वाले तेरे जैसे बंदे या कोई भी ताकतवर गिरोह को वो अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। नाकाबू में आए तो उन्हें ख़त्म कर देते हैं, और ये सारा अमल मुनाफकत का है। क्या तुम और मैं नहीं जानते कि उनके डेरों पर कैसे कैसे इश्तहारी पड़े होते हैं? उन्हें क्यों रखा हुआ है, हालांकि वो माशरे के अवाम के और कानून के मुजरिम हैं? मेरे हाथ बंधे हैं कि मैं उन पर हाथ डालने की ताकत रखते हुए भी हाथ नहीं डाल सकता, कि सियासी दबाव और ग्रुप बंदियों ने मेरे हाथ बांधे हुए हैं, और तुम जैसे लोग शऊर नहीं रखते, बस लाशऊरी तौर पर उनकी उंगलियों पर नाचते चले जाते हैं। वो बेहद जज्बाती हो गया था। आप ठीक कहते हैं रंधावा जी, लेकिन जब कानून कुछ नहीं कर सकता तो हम क्या करें? आप लोग किस लिए हैं? हम अगर हथियार उठाते हैं तो मुजरिम बन जाते हैं, और एक इश्तहारी पैदा हो जाता है। यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं जमाल, कि इस सिस्टम में सिवाय इश्तहारी पैदा होने के क्या होता है? क्योंकि जहां उन्हें ये पैदा करते हैं, वहां उन्हीं की हिफाजती दीवार बनाकर खुद को महफूज कर लेते हैं। क्या ये एक दूसरे के बारे में नहीं जानते कि ये कितने बड़े जराइम पेशा हैं, लेकिन सियासी मैदान में नूरा कुश्ती करते हैं? खैर, मैं तुम्हें यह बात इसलिए समझाने आया हूं कि मुझे ये पता चला है कि शाहदीन तुझे अपने पुत्र शाहजेब का बॉडीगार्ड रखना चाहता है, और पीरजादा ऐसा नहीं चाहता। वो तुमसे लड़ेगा नहीं, बल्कि तुम पर मजीद एहसान करने की कोशिश करेगा। लेकिन खुदा के लिए तुम अपनी ताकत बचा कर रखना। इस बार उसके लहजे में दर्द था। मैं समझ गया हूं कि आप क्या कहना चाहते हैं, ऐसा नहीं होगा। मैंने उसे यकीन दिलाया था। उसी लम्हे मेरे जहन में एक ख्याल रेंग गया। मैंने शिद्दत से यह ख्वाहिश की कि काश रंधावा अपने तौर पर यह ख्वाहिश मुझसे कह दे। अगर तुम समझ ही गए हो तो याद रखो, वक्त तुम्हारा होगा। मेरे लायक अगर कोई खिदमत हो तो बताना। उसने उठते हुए कहा तो मुझे मायूसी होने लगी। तभी मैंने खड़े होते हुए कहा, आप भी अगर कोई ज़रूरत महसूस करें तो मैं हाजिर हूँ। अवाम और कानून एक साथ हो जाए तो जराइम ख़त्म किए जा सकते हैं, मगर हमारे डिपार्टमेंट की काली भेड़ें इन जराइम को ख़त्म नहीं, उनकी परवरिश कर रहे हैं। वरना उनकी कमाई कैसे हो? जैसे मेरे ही ऑफिसर ने मुझे टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल कर लिया, सिर्फ मलिक सज्जाद को खुश करने के लिए। वैसे अगर तुम मेरा साथ दो तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। आप जो हुक्म करें, लेकिन मैं कहते कहते रुक गया। लेकिन क्या? वो तेजी से बोला, बस रंधावा जी, पीठ में छुरा मत घोंपना। बाकी आप मेरी मदद करें, मैं आपकी कर दूंगा। ये ताल्लुक तो एतमाद पर आगे बढ़ेगा ना? मैंने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया तो उसकी आंखें चमक गईं। उसने अपने अंदरूनी जज्बात को दबाते हुए कहा, तो फिर शुरुआत मैं करता हूँ। मलिक सजात ने अपने कुछ बंदे यहाँ भेजे हैं तुम्हारे लिए, और जानते हो वो इस वक्त कहाँ हैं? कहाँ हैं? मैंने चौंकते हुए पूछा। तेरे गांव के हुक्मरान शाहदीन के डेरे पर। दोनों एक ही पार्टी के हैं और पहले भी एक दूसरे की मदद करते रहते हैं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, किसी भी दिन वो अचानक तेरे सामने नमूदार होंगे। और वो मुस्कुराते हुए बोला, मैं वो वक्त आने ही नहीं दूंगा। आप पक्की निशानदही करो। उन्हें कानून के हाथ में देना और उसकी पैरवी करना मेरा काम है। मैंने अज़म से कहा तो वो खुश होते हुए बोला, ना कानून के हाथ, ना पैरवी, मतलब उन्हें दुनिया ही से? मैंने कहा। तो ये कहते हुए उसने अपना दायां हाथ बढ़ाया। तो फिर हो गया तय। मैं उनके साथ क्या करता हूं ये तुम देखना। मैंने उसका हाथ थाम लिया। गर्म जोशी से हाथ मिलाकर हमने एक दूसरे को देखा, तो उसने अपनी आंखें बंद करके मुझे फिर से यकीन दिलाया, और फिर तेज तेज कदमों से डेरे से बाहर चलता चला गया। कुछ देर के बाद गाड़ी जाने की धीमी धीमी आवाज आई, तो मैं भेदे के पास जाने के लिए बढ़ा। मैंने उसके पास जाकर कहा, भेदे, मुमकिन है आज के बाद मैं डेरे पर ना आ सकूं। तुम किसी बंदे का बंदोबस्त कर लेना और ख्याल रखना,
आज मैं दूध लेकर जा रहा हूँ, जाओ और फिक्र ना करना। उसने कहा तो मैं दूध वाला बर्तन उठाकर डेरे से निकल गया। सूरज की तेज रोशनी ने पूरे माहौल को चमका कर रख दिया था। सर्द हवाएं अब गर्मी का चोला बदल रही थी। मैंने दूध का बर्तन माँ को दिया, फिर डट कर नाश्ता किया तो छाका आ गया। तीखे नकूश वाले छाके के चेहरे पर गहरी संजीदगी तारी थी। उसकी आंखें बता रही थी कि उनमें कोई बेचैनी करवट ले रही है। वो खामोशी से मेरे पास आकर बैठ गया तो मैंने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, इस कदर बेचैन क्यों हो? बस वैसे ही यार, जब से मलिक सज्जाद की धमकी सुनी है, मैं उसे देखना चाहता हूँ। फोन पर धमकियां तो हर कोई दे लेता है, असल बात तो यह है कि वो सामना करे। उसने अपने बंदे भेज दिए हैं, मैंने कहा तो उसकी आंखों में चमक लहरा गई। फिर धीमे से लहजे में बोला, बात तो ना बनी ना यार, कुछ बंदों को आगे करके वो। उसने कहना चाहा मगर मैंने उसकी बात काटते हुए रंधावा से होने वाली तफसील बता दी। वो खामोशी से सुनता रहा। फिर जब मैंने कहा कि तुम्हारा क्या ख्याल है, तो वो बोला, देख लो, बंदे अगर शाहदीन के डेरे पर हैं और हम उन्हें वहीं काबू करते हैं तो मामला शाहदीन की अना बन जाएगा। मतलब सीधे सीधे शाहदीन से टकराना होगा। और अगर कहीं दूसरी जगह आमना सामना होता है तो फिर ये शाहदीन बेनकाब नहीं होगा। तू ये कहना चाह रहा है कि उन्हें शाहदीन के डेरे पर ही? मैंने जानबूझकर फिक्रा अधूरा छोड़ दिया तो वो तेजी से बोला, तो और क्या, उस शाहदीन को भी तो पता चले कि हम सोए हुए नहीं हैं। लेकिन इसका फैसला सिर्फ तुमने करना है कि उससे दुश्मनी निभा पाओगे या नहीं। ये तो बात की बात है छाके कि हम दुश्मनी निभा पाएंगे या नहीं। जब दुश्मनी हो ही गई तो किसी एक को तो खत्म होना है, हम या वो। और कभी ना कभी तो ये होना ही है, क्यों ना अभी सही। मैंने कहा तो उसने हतमी अंदाज में पूछा, तो फिर देखता क्या है, चल उठ, निकलते हैं, करते हैं उनका कुछ ना कुछ। मुझे रंधावा की तरफ से निशानदही का इंतजार है। मैंने कहा तो वो बोला, चल तू कर इंतजार, मैं कुछ देर में आता हूँ। ये कहते हुए वो उठ गया तो मैंने कुछ ना समझते हुए पूछा, तू कहाँ जा रहा है? मैं आके बताता हूँ। ये कहकर वो तेजी से बाहर की जानिब चल दिया। मैं चारपाई से उठ ही रहा था कि माँ आ गई। उसने मुझे अजीब सी निगाहों के साथ देखते हुए कहा, जमाल, आखिर वो दिन आ ही गया जिसका बरसों से हम दोनों इंतजार कर रहे थे। हाँ माँ, एक दिन तो ये आना ही था। बस तुम मेरे लिए दुआ करती रहना। माँ की, और वो भी मजलूम माँ की दुआ में बड़ी ताकत होती है। और मेरा यकीन है माँ, जब तक तेरी दुआएं मेरे साथ है, मेरा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बस उस पैदा करने वाली की जात पर भरोसा रखना मेरे पुत्र। वो ही जिंदगी और मौत देने वाला है। कभी जालिम का साथ मत देना। मेरी दुआएं तेरे साथ है, अल्लाह पाक तुझे कामयाबियां दे। ये कहकर माँ ने मुझे अपने सीने के साथ लगाया, मेरा माथा चूमा और धीरे से कहा, जा, अल्लाह के हवाले। ये कहते हुए उनकी आंखें भीग गईं। मैंने तड़प कर कहा, माँ, मैं अपनी जान हार सकता हूँ पर तेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। ऐसे ही आंसू तेरी आंखों में थे जब मैंने तुझसे वादा किया था कि मैं अपने दुश्मनों से बदला लूंगा। फिर अब क्यों? नहीं पुत्र, वो आंसू बेबसी के थे, लेकिन ये खुशी के आंसू हैं। मैं खुश हूं कि तू अब इतना बड़ा हो गया है। उस वक्त माँ बाप सर उठाकर चलने के काबिल हो जाते हैं जब उनके बच्चे ये कह दें कि हम सारी जिम्मेदारी कबूल करते हैं। तू परेशान ना हो मेरा पुत्र, और मेरी फिक्र मत करना। माँ ने मुझे फिर से अपने साथ लगाकर नरमी से कहा। मैं कुछ देर मामदा की छांव में रहा और फिर अलग होकर बाहर वाले कमरे की तरफ चल दिया। मेरे अंदर बेचैनी बढ़ गई थी। दोपहर होने को आ गई थी, लेकिन रंधावा का कोई बंदा मेरे पास नहीं पहुंचा था। जब बंदे की बेचैनी अरूज पर पहुंच जाए तो ख्यालात में वसवसे भी उगने लगते हैं। एक वसवसा ये था कि कहीं रंधावा मेरे साथ कोई खेल तो नहीं खेल रहा। मैंने अपने तौर पर एक वक्त मुतय्यन किया और घर से बाहर निकलने की ठान ली। मैंने अपना पिस्टल देखा, इजाफी मैगजीन अपनी जेब में डाले और बाहर वाला दरवाजा खोल कर बैठ गया। ऐसे में छाके ने अपनी बाइक रोकी और सीधा मेरी तरफ बढ़ा। मुझे तन्हा पाकर बोला, रंधावा ठीक कहता है जमाले, बंदे शाहदीन के डेरे पर मौजूद हैं। तुझे कैसे पता चला? मैंने खुद पर बामुश्किल काबू पाते हुए पूछा। अपना चाचा बीरू है ना, जो शाहदीन के डेरे पर खिदमतगार है, उसने सारी तफसील बता दी है। वो तेरे काबू कैसे आ गया? और क्या? मैंने उसकी बेटी की ना सिर्फ शादी करवाई है बल्कि सारा खर्चा भी किया था। तब से वो, खैर, उसने बताया है कि कुछ आदमी हैं और सारे ही इश्तहारी हैं, रात के पिछले पहर पहुंचे हैं, और जिस तरह हम उनके बारे में पूछ रहे हैं वो भी तेरे बारे में उतने ही मुतजस्सिस है।
वो वहीं के खिदमतगारों से पूछ रहे थे, वो आज बाहर निकल चुके हैं, कहीं भी हमें पकड़ने की कोशिश करेंगे। छाके ने पूरी तफसील बताई तो मैंने कहा, मगर हम तो उन्हें डेरे पर पकड़ना चाहते हैं। मैं चाचे बीरू से कह आया हूं कि वो जब भी वापस डेरे पर आए तो वो हमें बता दे, और हमारी खुशकिस्मती ये है जमाले कि उनके सिवा और कोई नहीं है वहां पर, उसने बताया। ये मुमकिन नहीं है छाके, एकदम सारे वहां से हटा दिए जाएं, बात दिमाग को नहीं लगती। मैंने सोचते हुए कहा तो वो बोला, मेरी तो यही इत्तला है, चाचे बीरू के अलावा दो खिदमतगार हैं वहां पर। मैंने एक बंदा भेजा है, वो अपनी आंखों से देख कर आएगा तो तसल्ली हो जाएगी।